हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियसली आज हम लोग करेंगे नीट का ही चैप्टर्स। सो ये वीडियो नीट रिलेटेड ही है, लेकिन कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें जाएंगे, उस चैप्टर का आज हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो भी देखेंगे, उस बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर उसे हेल्पफुल लग रहा है तो। और एक और बात, मैं हर एक चैप्टर के एंड में लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर मैं एक या दो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगी, ठीक है? गूगल फॉर्म में एक या दो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगी। सो आप लोग ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि येस हाउ मच यू आर प्रिपेयर, ठीक है? सो जानने के लिए ऑब्वियसली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और सॉल्व और ये सब कुछ फैसिलिटीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं भी जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को स्टार्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो अब हम लोग जाएंगे हमारे चैप्टर में, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, जो क्लासिफिकेशन है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। सो बहुत दिनों की पहले की बात है ये, ठीक है? इट वॉज वे लॉन्ग बिफोर दिस एडवांसमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, आवर साइंस एंड एवरीथिंग। सो तब ना देखिए, क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक साइंटिफिक, एक नॉन साइंटिफिक। सो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था ना, दैट इज काइंड ऑफ नॉन साइंटिफिक एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दैट इज it was very non-scientific, this classification, and it was primarily based on मतलब बेसिस क्या था, किस आधार पे किया था वो क्लासिफिकेशन? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है? उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर डिवाइड किया था एनिमल एंड प्लांट किंगडम को, ठीक है? एनिमल एंड प्लांट किंगडम को। सो उन्होंने एंटायर लिविंग वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया था, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। नाउ उन्होंने अब प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया था वो भी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली, ठीक है? उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था हाइट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है? क्या किया था उन्होंने? हर्ब, shrub, another one is tree. Herb is like coriander leaves, shrub means rose या चाइना रोज, ठीक है? और tree मतलब उससे भी थोड़ा बड़ा, ओके? दैट वी कैन सी अराउंड अस जनरल। सो उन्होंने ये तीनों टाइप्स में प्लांट किंगडम को क्लासीफाई कर लिया था, और एनिमल किंगडम को उन्होंने क्लासीफाई किया था दो टाइप्स में। किस बेसिस पे, किस आधार पे? आरबीसी के आधार पे। दैट इज़ अगर आरबीसी हो तो क्या नाम होगा, अगर आरबीसी ना हो तो क्या नाम होगा? अगर आरबीसी है तो उसका नाम होगा एनाइमा, अगर आरबीसी नहीं है तो नाम होगा एनाइमा, ठीक है? ये होता है विथ आरबीसी, और ये हो गया विदाउट आरबीसी, समझ गए? सो ये था एकदम प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो कि ना एरिस्टोटल ने दिया था। बहुत ही नॉन साइंटिफिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था, पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसी से शुरुआत होता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और बाकी जितने भी एडवांसमेंट हो रहे थे यहीं से शुरुआत है। सो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना हम लोगों को। सो यहीं से शुरुआत है। सो दिस इज़ अ वेरी वेल लैंडमार्क फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिर आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए झट से, हो गया। अब हम लोग जाएंगे हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब एरिस्टोटल का वाला हो गया, अब हम लोग जाएंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जिसको किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस इन द 18th सेंचुरी, ठीक है? सो अब हम लोग जाएंगे
टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने किया था इसको? लिनियस इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या थे? प्लांट एंड एनिमल किंगडम। लेकिन ये जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम ये जो डिवाइड हुआ है, इसका बेसिस क्या था? किस आधार पे प्लांट एंड एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। मगर जिसके पास, इसका मतलब है कि जिसके पास सेल वॉल है वो होगा प्लांट, जिसके पास नहीं है वो होगा एनिमल। अब देख लेते हैं प्लांट में, अब सभी पड़ गए इसमें, लाइक फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बैक्टीरिया, सब पड़ गए। ठीक है, क्योंकि इन सब में सेल वॉल है, इसीलिए ये सब प्लांट में आ गए। और दूसरे साइड, दैट इज एनिमल साइड में, मतलब जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो होगा एनिमल, लाइक स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स, एवीज, फिशेस, मैमल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे जो जितने भी एनिमल्स है, लाइक प्रोटोजोआ। सो ये सब आ गए एनिमल किंगडम में, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं है। देखिए, एरिस्टोटल वाला भी ठीक नहीं था, इसीलिए लिनियस ने किया था। लिनियस ने भी जो किया वो भी गलत किया। ठीक है, सिर्फ सेल वॉल पे आधार पे एक पूरा लिविंग वर्ल्ड क्लासीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये भी मतलब गलत है, रॉन्ग। सो इनका भी ड्रॉबैक्स हमें पता होना चाहिए कि क्यों ये गलत है, कौन सी चीज़ें गलत है, वो अब हम लोग देखेंगे। दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, अब ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स केप्ट टुगेदर, एक साथ रखा गया था उनको, जो कि गलत है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। ठीक है ना। सेकेंड, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर आर केप्ट टुगेदर। थर्ड, photosynthetic, that is autotrophic and heterotrophic are kept together. ठीक है, so these are the drawbacks: photosynthetic, non-photosynthetic, phototrophic, autotrophic, autotrophic and heterotrophic, unicellular, multicellular, prokaryotes, eukaryotes, ये सब एक साथ रह रहे थे। ठीक है, और सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था। ओनली फ्यू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, कुछ ही कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था। क्या था कैरेक्टर्स? सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल को ही कंसिडर किया गया था। उनके बेसिस पे पूरा लिविंग वर्ल्ड क्लासीफाई कर गया, मैंने किए थे लिनियस ने, जो कि पूरा का पूरा गलत निकला। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ देम वर रॉन्ग। सो इसके बाद आता है हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया है? क्योंकि टू किंगडम वाला गलत था, इसीलिए थ्री किंगडम आएगा। ठीक है ना। सो देखते हैं उसको। अपने ये पहला वाला लिख लिया ना, तो अब हम लोग जाएंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसको किसने डिस्कवर किया था? अर्नस्ट हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, प्लांटे एंड एनिमेलिया तो पहले से ही था, ये दोनों तो पहले से ही थे। सब इन दोनों से हमें एक कॉमन ग्रुप मिलता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। थ्री किंगडम है ना, तो फिर थर्ड ग्रुप ये वाला है। सब इसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स डाला गया है? बैक्टीरिया, फंगी, डायटोम्स और प्रोटोजोआ। देखो ये चारों आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फंगी और बैक्टीरिया दोनों एक साथ है।
Bacteria, some are chlorophyllous, some are not. Whereas fungi is totally heterotrophic in nature. Okay. Diatom ये भी chlorophyllous है. Protozoa ज़्यादातर होता है एनिमल में, ठीक है. दे आर द लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स वी कैन से. सो ये भी बहुत ही उल्टा पुल्टा सा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है. एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी ये सब एक साथ आ गए, एकदम एक साथ आ गए. सो ये तो बहुत ही एक मिक्स टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया. सो ये भी गलत निकला, ठीक है. लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, जैसे कि अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ फंगी. फंगी का प्लेसमेंट क्या है, बैक्टीरिया का प्लेसमेंट क्या है, डायटम का प्लेसमेंट क्या है. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ फंगी, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ बैक्टीरिया. ये सब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. देखिए पहले बैक्टीरिया फंगी जितने भी थे प्लांटे में थे, लेकिन थ्री किंगडम में सब यहाँ पर आ गए, ठीक है ना. सो ये ऐसे तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है. सो थ्री किंगडम समझ में आ गया आप लोगों को. इसको झटपट से लिख लीजिए. देखिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन. ये किसने किया था, कोपलैंड, ठीक है. ऐसे साइंटिस्ट का नाम आ सकते हैं, ठीक है ना. सो अब हम लोग देखेंगे. देखिए पहले से प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, हमको ये तीनों ग्रुप्स मिल गए थे, है ना. अब देखिए प्लांटे में, प्रोटिस्टा में हमें क्या देखा था, हमने डायटोम्स, फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स थे. लेकिन अब प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ डायटोम्स और प्रोटोजोन्स रहेंगे. दैट मीन्स यहाँ पर रहेगा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यहाँ पर रहेंगे, ठीक है. और जो बैक्टीरिया थे यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दिया हमने उनको. बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, ये सब एक ग्रुप में आ गए. ये ग्रुप का नामकरण हो गया मोनेरा. अब यहाँ पर क्या रहेंगे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स रहेंगे. समझ गए स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. सो ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द नीट, ठीक है. सो बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ गए मोनेरा में. और यहाँ पर जो फंगी था वो चला गया फिर से प्लांटे में, ठीक है. सो देखिए ये हो गया एक ड्रॉबैक, ये हो गया एक ड्रॉबैक. जो फंगी था वो चला गया प्लांटे में, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. नहीं होना चाहिए क्योंकि फंगी क्या है, फंगी है नॉन क्लोरोफिलस, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफिक है. तो फिर वो क्यों प्लांटे में रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया ड्रॉबैक. बाकी सब ठीक है, लेकिन इस ड्रॉबैक के लिए दे अराइज अनदर क्लासिफिकेशन, अनदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी टर्म इट एज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको लिख लीजिए. देखिए बच्चों, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर चेंजेस क्या होगा, ये बाकी सब ठीक ही रहेगा. ये जो प्लांटे था इसके अंदर था क्या, फंगी. अब ये प्लांटे यहाँ से एक और किंगडम अराइज करेगा, दैट इज द फंगी, ठीक है. सो क्या हो गया हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया. ये हो गया हमारा 5 किंगडम, ठीक है. सो प्लांटे में क्या रहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स द क्लोरोफिलस वन, ओके. फंगी आर द हेटेरोट्रॉफिक वंस. प्रोटिस्टा में क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. मोनेरा में रहेंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ये लोग भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, लेकिन दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर नॉट यूकैरियोट्स, इसीलिए ये प्लांटे के साथ नहीं बैठेंगे. और एनिमेलिया में क्या होगा, टोटली हेटेरोट्रॉफिक और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है. सो इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप ये कॉपी कर लीजिए. तो बच्चों देखिए कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा, इसकी क्राइटेरियाज क्या है, मतलब किस आधार पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक्चुअली वो हुआ है. सो फर्स्ट इज दैट सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर मतलब कैसा है सेल, प्रोकैरियोट से या फिर यूकैरियोट से, ठीक है. ये एक आधार है, ये एक बेसिस है. सेकेंड बेसिस इज दैट थैलस ऑर्गेनाइजेशन.
थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये लोग यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, ये तो बहुत ही जानना ज़रूरी है। अगर यूनिसेलुलर होंगे से मल्टी सेलुलर, स्पेलिंग मैं भी कंफ्यूज हो गई आप लोगों की तरह। अगर यूनिसेलुलर है तो फिर कहाँ पर बैठेगा, या फिर मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा में। अब वहाँ पर किस पे बैठेगा, मोनेरा पे बैठेगा या फिर प्रोटिस्टा में बैठेगा, ये भी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये यूकैरियोट से या फिर प्रोकैरियोट से, इसके आधार पर ये डिसाइड होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाता है या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक होता है तो फिर कहीं भी बैठ सकता है, लाइक प्लांट में भी जा सकता है, क्या बोले मोनेरा में भी जा सकता है, प्रोटिस्टा में भी जा सकते हैं। देखिए प्रोटिस्टा में ना सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें किस किंगडम में मिलता है, तो फिर आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली दैट इज प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, सो प्रोटिस्टा में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है। वहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर पाया जाता है। सो दैट इज द मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी एक बेसिस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब ये क्या है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही टफ नेम है। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है इवोल्यूशनरी, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कैसे इवॉल्व होकर आया है, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। सो ये 4 कैरेक्टर्स है जिसके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया गया है। किसने किया है, R.H. विट्टेकर ने किया है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा। आप लोग कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 6 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन ये किसने किया था, ये किया था कार्ल लूस ने। ठीक है, नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सो उन्होंने 6 किंगडम करने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये पूरे लिविंग वर्ल्ड को 3 डोमेन में क्लासीफाई कर दिया। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है उसको 3 डोमेन में क्लासीफाई कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 6 किंगडम किए थे। ठीक है, 3 डोमेन में क्लासीफाई किया था उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को। सो लिविंग वर्ल्ड को उन्होंने 3 डोमेन्स में क्लासीफाई कर लिया था। सो 3 डोमेन्स क्या है, अब हम लोग देखेंगे इसको। फर्स्ट जो है वो है आर्केया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है यूबैक्टीरिया, और तीसरा जो है वो है यूकैरिया। ये हो गया तीनों डोमेन्स। ठीक है, तीनों डोमेन्स क्या क्या है, आर्केया, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया। ठीक है, अब आर्केया से जो किंगडम निकलता है उसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया से जो डोमेन निकलता है वो है बैक्टीरिया, मतलब जो किंगडम। ठीक है, और मतलब नेक्स्ट थर्ड वन इज द यूकैरिया। इसमें अब हम लोग क्या पाएंगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। मतलब देखिए यहाँ से हमें 4 किंगडम मिल गए। यहाँ से एक किंगडम आर्के बैक्टीरिया, यहाँ से दूसरा किंगडम दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया किंगडम का एग्जांपल है। सो ये किंगडम होता है मोनेरा, समझ गए ना। सो देखिए 1 2 और यहाँ पर 4, मतलब 2 + 4 दैट इज गिविंग अस 6। सो वी आर गेटिंग 6 किंगडम्स फ्रॉम दिस 3 डोमेन्स। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए हमने तो ये सब मोर और लेस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे आर्के बैक्टीरिया को। आर्के का मतलब क्या होता है, आर्के का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। ठीक है, बहुत पुराना। ठीक है, एंशिएंट टाइम। ठीक है, सो अब आर्के बैक्टीरिया का 3 अगेन क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है, मिथानोजेंस, हैलोफाइल्स, और तीसरा वाला है थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस मतलब
the bacteria those who are producing methane, that means they are producing methane. ठीक है. Halophiles मतलब the bacteria which can tolerate extreme saline condition, that means they can tolerate extreme salinity. और थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का मतलब क्या है बच्चों? थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और एसिडो मतलब एसिडिक. दैट मीन्स द बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर अलॉन्ग विथ एसिडिक एनवायरनमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. दैट मीन्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडिक एनवायरनमेंट. ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स? सो ये हो गया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को. ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे. लेकिन आपको अगर कोई भी किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और मुझे फॉलो करना भी मत भूलिएगा इन माई फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम चैनल. ठीक है, सो फिर चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो बच्चों अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटिस्टा में. ठीक है, हमने हमारा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के हो चुके हैं, कितने ड्रॉबैक्स है, कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है. ठीक है, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक फंगी क्या 3 किंगडम में कहाँ पर था, 2 किंगडम में कहाँ पर था, बैक्टीरिया का पोजीशन क्या था 2 किंगडम में, बैक्टीरिया का पोजीशन फिर 5 किंगडम में क्या है, 3 किंगडम में क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. ठीक है ना, यही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे प्रोटिस्टा में. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखेंगे. देखिए प्रोटिस्टा क्या होता है, हमने अभी तक जान लिया कि दे आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स. अब देखिए ये जो यूकैरियोट्स है, अब यूकैरियोट्स होगा तो फिर इसका राइबोसोम कितना होगा, 80s या फिर 70s? जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स, राइबोसोम क्या होगा, 80s या फिर 70s? 80s, क्योंकि ये यूकैरियोट है. ठीक है ना. नाउ इनका सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. सो मे बी प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट जो होता है जो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि नॉट ऑर्गन्स एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजेला, सिलिया, स्यूडोपोडिया, ये सब होते हैं, ये होते हैं. दैट इज दे आर प्रेजेंट. लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, वरना चल फिर नहीं सकते. ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट जो होता है न्यूक्लियस. अब देखिए ये जो यूकैरियोट्स है, एज दे आर यूकैरियोट्स, सो राइबोसोम 80s है, इसके साथ साथ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगे, हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे. ठीक है, इसके साथ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल भी होगा. क्यों होगा भाई, क्योंकि ये लोग तो यूकैरियोट्स है, इसीलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके पास होंगे. ठीक है. नाउ वेयर कैन वी फाइंड देम? मोस्टली इन वाटर. दे आर primarily they are aquatic in nature. So primarily they are aquatic in nature. ठीक है. अब ये जो होता है इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. दैट इज ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड और प्रेजेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट जो होता है, अब मैंने इनका पहले भी कह दिया था, इनके पास बहुत टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है. मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. कुछ हेटेरोट्रॉफिक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक, कुछ मिक्सोट्रॉफिक. सो मैंने क्या टर्म यूज किया था तब, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी. वेरी गुड स्टूडेंट. सो ये एक ऐसी किंगडम है जिसके पास बहुत सारे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमको मिलता है. सो ये हो गया प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक. समझ गए? ये हो गया इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. मार्क कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए जल्दी से. देखिए बच्चों, प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्रीज नहीं होती. बाउंड्रीज नहीं होती का मतलब क्या है, दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज. का मतलब क्या है, मतलब ये प्लांट लाइक भी हो सकते हैं, ये एनिमल लाइक भी हो सकते हैं, या फंगी लाइक भी हो सकते हैं. कई किसी भी फॉर्म में भी हो सकते हैं. प्लांट, फंगी, एनिमल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक बाउंड्रीज. सो
दे कैन बी प्लांट लाइक, दे कैन बी फंगी लाइक, या फिर एनिमल लाइक। ठीक है, एनिमल लाइक का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या नाम है? प्रोटोजोआन। ठीक है, प्लांट लाइक का भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है एल्गी, मतलब प्रोटिस्टन एल्गी इसको हम लोग कहेंगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्रोटिस्टन एल्गी। अब प्लांट लाइक में क्या क्या आते हैं, कौन से चीज आते हैं? फर्स्ट आते हैं डायटॉम्स, डायटॉम्स। सेकेंड क्या आते हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स। थर्ड क्या आते हैं? यूग्लिना। ये हो गया हमारा प्लांट लाइक, डायटॉम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिना। ये खत्म हो गया हमारा प्लांट लाइक। अब जाएंगे हम लोग फंगी लाइक में। फंगी लाइक में क्या आता है? स्लाइम मोल्ड्स। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा और ये नोट्स भी रखिएगा अपने साथ। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स। ये हो गया हमारा फंगी लाइक। अब तीसरा आता है हमारा एनिमल लाइक में क्या क्या पड़ेगा? एमीबा, एमीबॉइड प्रोटोजोआन जिसको हम लोग कह रहे हैं। एक होगा सीलिएटेड प्रोटोजोआन, तीसरा होगा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन, चौथा होगा स्पोरोजोआन्स। सो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स, समझ गए? अब हम लोग जाएंगे प्लांट लाइक के लाइक में, ठीक है? सो आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, दैट इज क्राइसोफाइट्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? डेस्मिड एंड डायटॉम्स। डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इनको हम लोग फ्रेश या फिर मेरीन वाटर में देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज दैट दे आर हैविंग नो फ्लैजेला, जनरली नो फ्लैजेला, लेकिन हमें किसी स्पीशीज में मिलेगा, ठीक है? सो नो फ्लैजेला एंड दे आर जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो अगर कोई कहीं पर भी टर्म आता है ना फाइटो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दैट इज प्लांट रिलेटेड होगा, ठीक है? सो they are phytoplanktons and where they can be found on the surface of the water, ठीक है? They are the primary food producer in the aquatic body, in the water body जहाँ पर ये लोग मिलते हैं। so they are the primary food producer, ठीक है? So they are the phytoplanktons and they are generally present on the surface of the water, समझ गए ना? next is that इनका जो सेल वॉल है ना, इनका जो सेल वॉल है, देखिए ये होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया इनका सेल वॉल। देखिए आप, इनका जो सेल वॉल है ये टाइप ऑफ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, सोप बॉक्स जहाँ पर साबुन रखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? दैट इज द सोप बॉक्स जनरली। सो दैट इज इट इज काइंड ऑफ दैट सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जो सेल वॉल है वो दिखने में कैसा है? दिखने में ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। सो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस में हमें सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सेल वॉल का मिलता है, ठीक है? तो आपको लिखना है कि क्राइसोफाइट्स, ठीक है? अच्छा, ये जो सोप बॉक्स लाइक इनका सेल वॉल है। अच्छा, नेक्स्ट इज सोप बॉक्स स्ट्रक्चर। और एक चीज है, इनका जो सेल वॉल है ये कैसे, किससे बना है? सिलिका से। तो इनका जो सेल वॉल है दैट इज सिलिशियस, not delicious, it is silicious, ठीक है? So as it is made up of silica, so that is why it is called silicious cell wall, समझ गए? So silica is a very hard material, so as it is a very hard material और इससे बना हुआ है इनका सेल वॉल। so इनका जो सेल वॉल है ना ये indestructible भी है। इनका जो सेल वॉल है ये indestructible है, ठीक है? ये इनका जो सेल वॉल है ये ट्रांसपेरेंट भी है, समझ गए स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट सेल वॉल इनका। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इनके पास पिगमेंट्स क्या होते हैं, कौन से तरह के पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पर, मतलब इसमें।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल और होता है कैरोटीनॉइड। समझ गए? कैरोटीनॉइड। सो ये 4 तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जाएंगे डायटम्स में, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, डायटम्स स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ रहे हैं डायटम्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है डायटम्स, ठीक है? सो डायटम्स का सेल मैंने अभी आप लोगों को बताया किससे बना होता है, सिलिशियस। डिलीशियस नहीं बोलने हैं आपको, ठीक है? वो खाने के बाद बोलिएगा, मम्मी जो खाना बनाएगी उसको खाने के बाद बोलना कि मम्मी डिलीशियस, उसको मम्मी को सिलिशियस मत बोल देना वरना वो समझ नहीं पाएगी, ठीक है? सो सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल सिलिका से बना होता है, ठीक है? सो इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल, है ना? सो मरने के बाद क्या होता है? ये भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी मरेगा। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद दे जस्ट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। जनरली कहाँ पर रहते थे? मैंने अभी आप लोगों को बताया कहाँ पर रहते थे, ऑन द सरफेस। मरने के बाद क्या हो गया? वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो गए, नीचे जाकर डिपॉजिट हो गए। सो आफ्टर डेथ दे सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है? अब जो कि ये सिलिका है ना, सिलिका क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल है। सो ये जमा होते 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 एक पूरा मोटा लेयर का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायटोमेशियस अर्थ। सिलिका एक्यूमुलेट्स ओवर ईयर्स, ठीक है? सालों तक सिलिका एक्यूमुलेट होके एक मोटा सा स्ट्रक्चर, थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है? अब ये जो डायटोमेशियस अर्थ है ना, ये बहुत ही पोरस है। पोरस मतलब बहुत पोर्स है इसमें, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। किसका फिल्ट्रेशन करेगा? ऑयल, कफ सिरप। इसके साथ, इसके अलावा ये क्या करेगा? इसके साथ इट विल बी ऑल्सो यूज्ड इन द पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। मेटल पॉलिशिंग में भी यूज होगा, ठीक है ना? पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। तो ये हो गया हमारा डायटम्स। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सो बच्चों देखिए, अब हम लोग जाएंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स में, जो कि ये है पाइरोफाइट्स। हमने पहले कर लिया क्राइसोफाइट्स, अब ये पाइरोफाइट। देखिए इनके प्लस फ्लैजेला होते हैं। कितने फ्लैजेला होते हैं? 2 फ्लैजेला, ठीक है? 2 फ्लैजेला। अभी 2 फ्लैजेला कहाँ से आ रहे हैं? 2 ग्रूव्स। एक है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव और दूसरा है ट्रांसवर्स ग्रूव। अब ये दोनों ग्रूव से 2-2 फ्लैजेला निकलेगा। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला निकलेगा, ठीक है? और ट्रांसवर्स ग्रूव से ट्रांसवर्स फ्लैजेला निकलेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड, दैट इज दे आर मोस्टली मेरीन, ठीक है? थर्ड वाला क्या है? इनके पास पिगमेंट्स क्या क्या है? पिगमेंट्स क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है ना? ये हो गया पिगमेंट्स। अब हम लोग जाएंगे इनके सेल वॉल पे। सेल वॉल कैसा है इनका सेल वॉल है थिक, मोटा वाला, ठीक है? और ये जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ है? सेलुलोजिक प्लेट से। सो ये रहता है थिक सेल वॉल है इनके पास, स्टिफ है, थिक है और मेड अप ऑफ सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है? अब ये जो सेलुलोज है ना, ये जो सेलुलोज है दिस इज अगेन कोटेड बाय, और यानी कि कवर्ड बाय पेक्टोज। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि सेलुलोज कवर्ड बाय पेक्टोज, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लिया हमने, ठीक है? सो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट टाइप मैं बोलूँगी, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टरिस्टिक है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है? ठीक है, हो जाती है गलती, ठीक है? प्रोनाउंस करने के बाद हो जाती है गलती, तो उतना हंसने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले ये वाला कॉपी कर लो, उसके बाद इंटरेस्टिंग वाले में जाते हैं।
इंटरेस्टिंग वाला क्या है, दे प्रोड्यूस रेड टाइड्स। रेड टाइड्स का क्या मतलब है? रेड टाइड्स मतलब जो ये जो समुद्र में जो ये टाइड्स आते हैं ना, वो रेड लाइक दिखते हैं, ठीक है। अब ये किस सरफेस में रहते हैं, सो ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बहुत फास्ट इनका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो ये जो टाइड्स आते हैं ना, ये एक्चुअली होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, लेकिन एक आधे नंबर पे तो नहीं होते ना, ऐसे बहुत सारे हजार से होते हैं। सो पूरा लगता है कि वो जो टाइड है वो लाल कलर के आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लाल कलर के नहीं है, डायनोफ्लैजेलेट्स लाल कलर के हैं, रेड कलर के। सो एज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टाइड, सो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो लाल कलर के टाइड्स है। सो दे आर दी ओनली कॉज, यानी कि ओनली कारण फॉर द रेड टाइड्स, ठीक है। सो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है जिसका जो कि बहुत ही डेंजरस है, मतलब इट्स वेरी पॉइजनस, गोनियोलैक्स, ठीक है। इट्स वेरी पॉइजनस, पॉइजनस फॉर होम, पॉइजनस फॉर शेलफिश, एंड इट क्रिएट्स अ डिजीज कॉल्ड PSP, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म क्या है? पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इससे क्या होगा, अगर ये गोनियोलैक्स को किसी शेलफिश ने खा लिया तो फिर वो शेलफिश पैरालाइसिस नहीं होगा, वो शेलफिश मर जाएगा, पूरा राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। लेकिन अगर किसी तरह हमने उस शेलफिश को खा लिया जो कि मर गया है, गोनियोलैक्स को खाने के बाद जो मर गया है, अगर हमने उस मरा हुआ शेलफिश को खा लिया तो फिर हमें पैरालाइटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, वी कैन बी पैरालाइज्ड, इसीलिए कहते हैं इसको PSP, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, समझ गए। इसके अलावा इसके और भी एग्जांपल्स है, नॉक्टिल्यूका, ये एग्जांपल्स याद रखना मेरे बच्चों, ये गोनियोलैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नॉक्टिल्यूका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉक्टिल्यूका जनरली क्या करते हैं, it is a bioluminescent one, it is a bioluminescent dinoflagellate। bioluminescent क्या है? अब देखा है ना किसी मूवीज में कि हीरो हीरोइन समुंदर किनारे गाना शूट कर रहा है, और वैसे ही मतलब रात के टाइम में, और समुंदर की जो वेव्स है, जो पानी है, उसमें से ऐसे स्पार्कलिंग लाइट्स आ रहे हैं। तो हम लोग पहले तुम लोगों ने शायद सोचा होगा कि अरे ये तो VFX है, नहीं, वो VFX नहीं है, वो नेचुरल इफेक्ट्स है। किसका? नॉक्टिल्यूका का, बिकॉज दे आर बायोल्यूमिनेसेंट, दे इमिट लाइट एंड दे आर प्रेजेंट इन द मेरीन वाटर। इसीलिए हीरो हीरोइन रोमांटिक सॉन्ग शूट करने के लिए वही समुंदर किनारे जाते हैं, और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को पता है कि कहाँ कहाँ पर ये मतलब ये व्यूज़ मिलता है। उनको पता नहीं है कि बायोल्यूमिनेसेंट क्या है, नॉक्टिल्यूका क्या है, डायनोफ्लैजेलेट क्या है, ये सब उन्हें पता नहीं। उन्हें सिर्फ पता है ये व्यूज़ अच्छा है, मार्केट में बिकेगा ये व्यूज़। पर ये व्यूज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? नॉक्टिल्यूका। दे क्रिएट लाइट, दे एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, एंड दैट्स व्हाई इट इज सो सूदिंग टू आवर आईज, ठीक है। सो समझ गए ना? अगले बार से अगर ये सब दिखा तो फिर एक्सप्लेन कर सकते हो किसी और दोस्त को, समझ गए। सो ये हो गया हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स, इट हैज केम फ्रॉम द दिस नेम हैज बीन गिवन फ्रॉम दैट एग्जांपल यूग्लिना, ठीक है ना। सो हमको ये कहाँ पर मिलेगा? ये हमें मिलेगा स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब जमा हुआ पानी में, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। अच्छा, इनके पास सेल वॉल नहीं होते, एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल के बदले में इनके पास एक और कवरिंग होते हैं। सेल वॉल के बदले में इनके पास एक और कवरिंग होता है, वो कवरिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल कवरिंग है, ठीक है। उस कवरिंग का नाम क्या है? उस कवरिंग का नाम है पेलिकल। पेलिकल इज प्रोटीनिशियस इन नेचर। प्रोटीनिशियस इन नेचर मतलब क्या है? प्रोटीनिशियस इन नेचर का मतलब स्टूडेंट्स, मतलब इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला क्या है? इनके पास फ्लैजेला है, कितना है? 2, ठीक है। एक होता है लॉन्ग, लंबा वाला, एक होता है छोटा वाला, शॉर्ट। तो 2 होते हैं, ठीक है। सोच लो हमारे 2
पैर है, एक लंबा वाला एक छोटा वाला, कितना बेकार सा भद्दू सा लगते थे हम लोग और ठीक ठाक से काम भी नहीं होता, लेकिन ये लोग ये इससे मैनेज कर लेते हैं लॉन्ग या और शॉर्ट फ्लैजेला से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाए जाते, इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इनका मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बाइनरी फिशन। दे रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन ओनली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इन ये दे कैन परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन, दे कैन परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है इनके पास। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका, ठीक है। जो भी खाना वगैरह खाते हैं, वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए उनके बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या करते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन में वो अपने बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? सो यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव आई स्पॉट, मतलब ये फील कर सकते हैं दैट वेदर द सनलाइट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, ओके, मतलब ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सो इसको हम लोग कहेंगे आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा। दैट मीन्स दिस आई स्पॉट इज फोटो सेंसिटिव, ठीक है। इनके पास पिगमेंट्स क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अभी तक आप लोग देखिए, हमने सिर्फ क्लोरोफिल ए सी ये सब कुछ देखा था, बी का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ था। सो बी इज जनरली प्रेजेंट इन हायर प्लांट। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हायर प्लांट लाइक फीचर है, ठीक है। दिस इज हायर प्लांट लाइक फीचर, ओके। ये सिर्फ यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। they are having mixotrophic nutrition। mixotrophic मतलब क्या है? mixotrophic का मतलब क्या है वही समझाने आई हूं मैं। अगर सनलाइट मिल जाता है इन लोगों को, अगर सनलाइट मिल जाता है तो फिर इन पिगमेंट्स के जरिए वो लोग क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। अगर सनलाइट नहीं मिला, नो सनलाइट, नो सनलाइट, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये प्रीडेटर्स बन जाएंगे, ठीक है। प्रीडेटर्स, सैप्रोबिक, यानी कि दूसरों को खाना बना के खा लेंगे, ठीक है ना। अगर सनलाइट मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो फिर वो लोग प्रीडेटर्स बन जाएंगे, सैप्रोबिक बन जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूग्लिनॉइड्स। आप लोग लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टूडेंट्स बताइए, देखिए बोर्ड में बताइए। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स का जो न्यूट्रिशन है, कैसा न्यूट्रिशन है? दे आर जनरली हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका। जनरली दे आर टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड में पाए जाते हैं। फ्लैजेला है क्या इनके पास? नहीं है, नहीं, नो फ्लैजेला, ठीक है। कोई फ्लैजेला नहीं है इनके पास। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे अगर ये फेवरेबल कंडीशन में रह रहा है, अगर ये फेवरेबल कंडीशन में रह रहा है तो फिर ये क्या करेगा? ये एग्रीगेट कर जाएगा, मतलब एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन फॉर्म करके वो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ये, ठीक है। ये इनके एग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। वो एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा? इट मूव्स अलोंग द डिकेइंग सब्सटेंसेस, इट मूव्स अलोंग द डिकेइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ऐसे चल जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस हैपेंस व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल। अगर सिचुएशन अनफेवरेबल होता है तो फिर क्या होगा वही देखेंगे ना। तो फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फेवरेबल सिचुएशन में जाएंगे। मेरे कहने का मतलब था कि अनफेवरेबल सिचुएशन में जाएंगे। फेवरेबल तो हमने कर लिया, अब अनफेवरेबल में जाएंगे। अब अनफेवरेबल में क्या होता है? देखिए, ये तो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के ऊपर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडीज होंगे। दीज आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। क्या कहेंगे इसको हम लोग? फ्रूटिंग बॉडी,
ठीक है। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी हो रहा है, जो फ्रूटिंग बॉडी हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रूटिफिकेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इस प्रोसेस को, क्या नाम देंगे, फ्रूटिफिकेशन। अब ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स होंगे। अब आप लोग बताइए ये स्पोर्स एक्सोजेनस है ये कि एंडोजेनस। देखिए कोई सैक के अंदर नहीं है, कोई स्पोर सैक यानी कि कोई कवरिंग के अंदर नहीं है, ये ऐसे ही स्पोर्स बाहर तैयार हुए हैं, ठीक है। सो दीज स्पोर्स आर एक्सोजेनस स्पोर्स। सो एक्सोजेनस स्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है, एक्सोजेनस स्पोर फॉर्म करेंगे। अब ये जो एक्सोजेनस स्पोर है, दीज स्पोर्स दे हैव ट्रू वॉल, ठीक है, इनके पास ट्रू वॉल होते हैं। These spores, as they are having this true wall, these spores are highly resistant to any environmental conditions. They are highly resistant. They can survive many years. बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है उनका, ठीक है, कोई खराबी नहीं हो सकता। एंड दे आर बीइंग डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, मतलब हवा के मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, ठीक है। सो एयर करंट डिस्पर्सल, समझ में आ गया आप लोगों को। सो दिस विल हैपन इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआन्स, ठीक है। प्रोटोजोआन्स का हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सेल वॉल एब्सेंट, क्यों एब्सेंट है, बिकॉज दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, मतलब हमारे पुराने रिश्तेदार, बहुत पुराने, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत पुराने, ठीक है। सो दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, जनरली इनका न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक से ये क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आइदर कैन बी प्रीडेटर्स, या फिर किसी छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, या फिर they can be parasitic, that means they can cause diseases to the host body, ठीक है। वही से host body से वो न्यूट्रिशन ड्रॉ करेगा while causing the disease to the host body, ठीक है। सो ये हो गया इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग जाएंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स पे, टाइप्स पे, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग चले जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज इनका टाइप्स। पहला जो टाइप होता है ना, पहला जो टाइप हम लोग देखेंगे वो है एमीबॉयड, एमीबॉयड प्रोटोजोन, ये पहला वाला है, ठीक है। एमीबॉयड प्रोटोजोन का, अब सोचिए एमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया, क्या है, स्यूडोपोडिया। अब इस स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, पोडिया का मतलब फुट, मतलब नकली पैर, ठीक है। अब ये स्यूडोपोडिया का जो फंक्शंस हम लोग देखेंगे, दो तरह के फंक्शंस है, ये दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो ऑब्वियसली लोकोमोशन, क्योंकि ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या करते हैं, एनगल्फमेंट ऑफ फूड। देखिए ये तो होता है अमीबा। अब ये सोच लीजिए इसका फूड मटेरियल क्या होगा, अमीबा ऐसे स्यूडोपोडिया को फैलाएगा, और इस स्यूडोपोडिया को ऐसे करके वो इसको एनगल्फ कर लेगा, दिस विल बी द फूड वैक्यूल। वहां पर क्या होगा, अमीबा विल सीक्रेट वेरियस एंजाइम्स, दोज एंजाइम्स विल एक्ट ऑन दिस फूड पार्टिकल और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। सो देखिए दो फंक्शंस होते हैं स्यूडोपोडिया का, क्या, एक है लोकोमोशन, दूसरा है एनगल्फिंग ऑफ द फूड, ठीक है। अब देखिए ये अमीबा हमें कहां पर मिलेगा, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, ठीक है, मेरीन वाटर दोनों में मिलेंगे, ठीक है। मेरीन वाटर मतलब सी वाटर, इसके अलावा कहां पर मिलेगा हमें, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। लेकिन ये जो सी वाटर वाला जो है, मतलब मेरीन वाटर वाला जो है, इनके सरफेस के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर क्या मिलेगा हमें,
एक सिलिकॉन शेल मिलता है इनके सरफेस के ऊपर, ऑन देयर सरफेस हमें क्या मिलता है, एक सिलिकॉन शेल, ठीक है। अब देखिए फ्रेश वाटर, सबमेरीन वाटर के बावजूद हमें ये कहाँ पर मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में, मतलब भीगे मिट्टी में। अच्छा, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं अमीबा या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग होता है तो फिर उसका एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा, जो कि बहुत ही कॉमन है। अगर पैरासाइटिक होता है, पैरासाइटिक मतलब हमें हार्म करेगा, तो फिर वो क्या होगा, एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका याद है ना आप लोगों को, इट कॉजेज डिसेंट्री। सो एंटामीबा होता है पैरासाइटिक। सो ये हो गया हमारा एमीबॉइड प्रोटोजोआन। स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जल्दी। दूसरा है हमारा, दूसरा टाइप है सिलिएटेड प्रोटोजोआन। सिलिएटेड प्रोटोजोआन दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक। कहां पर मिलेगा हमें, ये पानी में ही मिलेगा, ठीक है। दे आर एक्वाटिक इन नेचर, पानी में ही मिलेगा। अब ये जो इनका सिलिया है, ये भी दो फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। पहला वाला होता है लोकोमोशन और दूसरा वाला क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड इनटू द गलेट, ठीक है। सो पहला जो होता है फंक्शन इनका लोकोमोशन के लिए वो लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड, ऐसे करके फूड को अपने अंदर ले लेते हैं। गलत मतलब विद इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। सो फूड कैविटी वी कैन से। सो इंजेक्शन ऑफ फूड इनटू द गलेट, लोकोमोशन एंड इंजेक्शन ऑफ फूड, ये हो गया हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन भी। लिख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स इनको, हम जाएंगे हमारे दूसरे टॉपिक पे इसके बाद। अब देखिए हमारा तीसरा पार्ट क्या है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन। अब ये नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इनके पास इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। ये भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन। लिख लीजिए। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआन है वो है स्पोरोजोआन्स, ठीक है। स्पोरोजोआन्स क्यों, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर। ये स्पोर सभी एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर मतलब बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, और ये सभी स्पोर, ऑल दीज स्पोर्स आर वेरी इन्फेक्शियस इन नेचर, मतलब हार्म करेंगे हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी को हार्म करेंगे। कैसे, लाइक मलेरिया, ठीक है। ये कैसे होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम विच इज ऑल्सो फॉर्मिंग द स्पोर्स, ठीक है। सो हो गया ना, ये हो गया हमारा स्पोरोजोआन्स। कैसे प्लाज्मोडियम एक स्पोर हो गया, हाउ दे आर इन्फेक्टिंग अस बाय कॉजिंग द डिजीज मलेरिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोआन, ठीक है। सो डन, लिख लीजिए आप लोग इसको। सो देखिए बच्चों, हमने प्रोटिस्टा तक कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर का जनरली पार्ट बाकी रह गया है, दैट इज फंगी, ठीक है। वो आज हम इस क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर सब कुछ करेंगे तो फिर दिमाग में क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियोस भी लंबा होता जाएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो हम जो ये फंगी है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक पूरा तैयार कर लीजिएगा। I'll give certain questions, okay? वैसे ही गूगल फॉर्म के मदद से I'll give the link. You people have to answer them, should answer them actually. ये चेक करने के लिए आंसर कर लेना कि हमने कितनी तैयार हो भाई, ये चेक करने के लिए आंसर कर लेना, ठीक है। इसमें तुम लोगों की भलाई है। अच्छा, सो ये जो वीडियो है आज हम लोग स्पोरोजोआन्स तक ही रखेंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंगी करके ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर इस बीच आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर आप लोग मुझे क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। कहाँ पर करोगे, कमेंट सेक्शन पे। आप लोग मुझे
मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिनका लिंक मैंने दे दिया है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू तुलीज बायोलॉजी। और अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, किसी और टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली इन्फॉर्म कीजिएगा। और जब तक कि मैं एक नया वीडियो लेके आती हूँ, स्टे ट्यून टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।